बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिक्स्थ जर्नल साइंस के कंप्लीट बुक एमसीक्यूज़ हैं और इसका फिल इन द ब्लैंक्स हैं। मगर इसके 3 जो पहले चैप्टर हैं वो उर्दू में हैं, मगर कोई बात नहीं, उसको इस तरह डिफ़ाइन किया है कि अगर इंग्लिश में आ गए भी आप लोगों के समझ आ जाएंगे। और 3 चैप्टर के बाद पूरा इंग्लिश सिलेबस है और एक ही वीडियो में मुकम्मल एमसीक्यूज़ डिफ़ाइन कवर किए हैं हमने। तो वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले। पौधों और जानवरों की कलियाती तंजीम, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। तो इसके पहले जो चैप्टर का एमसीक्यूज़ हैं, मौरूज़ी सवाल हैं, वो करते हैं। तो इसके ज़्यादा आने का इम्कान इसी में है। तो ये किताब उर्दू में है और जेवीटी का पेपर इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में आता है, मगर हम इसको इसी तरह पढ़ाएंगे कि अगर इंग्लिश में आ गया या तो भी आप हल कर सकोगे, समझ सकोगे, अगर उर्दू में आ गया तो भी समझ सकोगे। या अक्सर जो बाकी हैं जेईटी है और पीईटी है और दूसरे जो हैं उनके इंग्लिश में आना है, तो हमारा ज़्यादा इसके कोशिश ये है कि हम इसको इंग्लिश में हल कर लें। तो ये उर्दू है, मगर आपका कंसेप्ट है, हमको इसको क्लियर करेंगे। अगर इंग्लिश में आ गया तो तब भी आप ये इसको कर सकोगे। तो दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं, यानी कि ये जो मौरूज़ी सवाल हैं एमसीक्यूज़ हैं। तो इसका जो पहला है, माइक्रोस्कोप का वो हिस्सा जिससे ज़ेर मुशाहिदा चीज़ की अक्स को देखा जा सकता है वो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं, नंबर 1 पे है आई पीस। इसका सही जवाब है आई फिश। अलिफ जिस हिस्से से, यानी कि जो माइक्रोस्कोप होता है, कुर्दबीन होता है आम ज़बान में, उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जो आई पीस होता है उसके ज़रिए से हम चीज़ की अक्स को देखते हैं। और इसमें स्टेज भी होता है जो चीज़ को रखने के लिए, आईना जो होता है रोशनी डालने के लिए, जो इजेक्टिव होता है वो छोटे लेंस होते हैं, यानी कि उसको नज़दीक के दूर करने के लिए मखसूसली ये होता है। और नेक्स्ट सवाल है, जानवरों के सेल्स अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते क्योंकि जानवरों के सेल अपने खुराक खुद नहीं कर सकते क्योंकि इसका सही ऑप्शन है बी, एन में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जो पौधे होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट, जो सब पिगमेंट पौधों के सेल्स में होता है उसको क्लोरोप्लास्ट होते हैं बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए से जो पौधे होते हैं वो अपने खुराक तैयार करते हैं। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी। और इसका हलफ देखो, एन में सेल वॉल नहीं होता। वाकई जानवरों के सेल कोई सेल वॉल नहीं होता है, मगर ये खुराक के खुद तैयार नहीं कर सकते क्योंकि जो पौधे होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए खुराक तैयार करते हैं। इस सवाल में गलती नहीं करना है कि ये आप लोग निशान करोगे कि एन में सेल वॉल नहीं होता है। वाकई नहीं होता है, मगर ये इधर सवाल क्या पूछ रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए जवाब पर टिक करना है। तो नेक्स्ट सवाल है, दर्जा झैल में से किसके अलावा बकाया 3 एक ही सेल के हिस्से हैं? तो ये सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है और एक ही बड़ा ओयूल है। ये तीनों एक ही पौधे के सेल के हिस्से हैं और सेंट्रियोल्स जो होता है ये अलग है। तो नेक्स्ट सवाल है, सेल हाउस सेल के पावर हाउस कहलाते हैं। सेल के पावर हाउस को क्या कहते हैं? सेल के पावर हाउस को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसका डी यानी कि दाल ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट सवाल है, दर्जा झैल में से किसके अलावा वो बकाया 3 ऑर्गेनिज्म एक ही निज़ाम का हिस्सा है? जो 3 ऑर्गन्स हैं वो एक ही निज़ाम के हिस्से हैं एक के अलावा। ये देखो, मैदा आ रहा है, चूटी अंत आ रहा है, बड़ी अंत आ रहा है और मग्ज़ आ रहा है। स्टोमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अगर ये इसको आराम मगज़ को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इंग्लिश में आ गया तो ये होगा स्पाइनल कॉर्ड। ये स्टोमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये मैदा है, छोटी अंत है, बड़ी अंत है। ये तीनों डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से हैं। मैदे से, यानी कि मैदे से शुरू होकर छोटी अंत, बड़ी अंत से छोटी अंत। तो ये जो आराम मगज़ है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है।
इसका काम है कि दिमाग को जो न्यूरॉन्स के ज़रिए दिमाग को मैसेज जो जिस्म को टच करते हैं वो मैसेज फ़ौरन दिमाग तक पहुंचाते हैं आराम मगज़ के ज़रिए। ये मेन काम इसका है। अगर कहीं ये टूट गया पैर नीचे वाला हिस्सा काम नहीं करता है तो आराम मगज़ इसका सही जवाब है। स्पाइनल कार्ड होगा, अगर आ गया इंग्लिश में आ गया तो स्पाइनल कार्ड आगा। और नेक्स्ट सवाल है सेल या कलिया जानदारों की डैश और फेल की बुनियादी इकाई होती है। जानदारों की साख और जानदारों की स्ट्रक्चर, इधर अगर होगा साख यानी कि स्ट्रक्चर होगा। तो नेक्स्ट है जानवरों के सेल में डैश नहीं पाई जाती। जानवरों के सेल में सेल वॉल्स भी नहीं पाए जाते, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता। ये दोनों पौधों के सेल में मौजूद होता है। तो ये तो वैसे ही आएंगे इंग्लिश में, इसी तरह आएंगे। क्लोरोप्लास्ट भी सेल वॉल भी इंग्लिश वर्ड है। तो नेक्स्ट है सेल की तंजीम में पहला दर्जा सेल से डैश का बनना होता है। सेल से टिश्यू का बनना होता है। टिश्यूज़ भी इसको बाप बोलते हैं उर्दू में, तो टिश्यूज़ भी इंग्लिश है। निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ में डैश और डैश ऑर्गन शामिल। निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ या रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, ये सांस लेने की नाली और फेफड़े दोनों शामिल हैं। तो नेक्स्ट सवाल है दमाग अरामक्स और नर्व्स पर मुश्तमिल डैश कहते हैं। दमाग यानी कि ये अरामक्स स्पाइनल कार्ड है और नर्व्स वैसे ही इंग्लिश है। तो इसमें क्या है, माइंड है, इधर माइंड है, अरामक्स स्पाइनल कार्ड नर्व्स पर मुश्तमिल सिस्टम को क्या कहते हैं। तो ये सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम। इसको उर्दू में कहते हैं अज़ाबी सिस्टम। अज़ाबी सिस्टम होता है, तो इंग्लिश में होता है नर्वस सिस्टम। आज़ा है सेंस ऑर्गन हैं। सेंस ऑर्गन वैसे 5 हैं। तो इसका हम पहले मोरूज़ी सवाल करेंगे। मोरूज़ी सवाल सबसे पहले जो सवाल है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें या दायरा लगाएं। तो इसका जो पहला सवाल है हमारे सामने, कॉर्निया से निचला आँख का रंगदार हिस्सा क्या कहलाता है। तो इसका जो आँख का रंगदार हिस्सा होता है वो आइरस है। इसका बी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट सवाल है कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, तो ये कहाँ पाई जाती हैं। इसमें है बैरूनी कान में, अंदरूनी कान में, वस्ती कान में, सेमई कान में। तो यानी कि इसका ये है इंटरनल, ये अंदरूनी है, इंटरनल, बैरूनी है एक्सटर्नल, एंड वस्ती मतलब मिडल। तो इसके कहाँ पे है, इसके मिडल एयर में है। वैसे जेवीटी का पेपर इंग्लिश और उर्दू दोनों में आता है, मगर हम सबको इसको इस तरह पढ़ाएंगे कि अगर इंग्लिश में आपने करना है तो आप आसानी से कर सकोगे इसको। तो भले ही किताब उर्दू में है मगर हम इसका इंग्लिश इस तरह आप लोगों को कंफर्म करके देंगे। अगर इंग्लिश में आ गया भी आप आसानी से कर सकोगे। तो इसका 3 हड्डियाँ होते हैं, मिडल एयर में होते हैं। और 3 हड्डियाँ कौन से होते हैं, इसका मिडल एयर, वस्ती कान या मिडल एयर सही है। तो इसके पे 3 से कौन से 3 हिस्से हैं कान के। तो इसका सबसे पहला है एमर है, और दूसरा एनोल है, और तीसरा इसका है स्ट्राइप है। और इसके 3 हड्डियाँ होते हैं वस्ती कान में। वस्ती कान मिडल एयर को कहते हैं। और नेक्स्ट इसका सवाल है नाक से दिमाग तक पैगाम पहुंचाने वाली नर्व्स क्या कहलाता है। जो नर्व्स होता है दिमाग, नाक जो किसी चीज़ को आप सूंघते हो तो वो दिमाग में आपको पता चल जाता है कि इसका यानी कि सूंघने का जो ऐसा होता है उसमें कौन सी नर्व के ज़रिए से दिमाग तक जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ओल्फैक्टरी नर्व्स। जीम जवाब सही है। और नेक्स्ट सवाल है ज़बान के नोक पर किस जायके की टेस्ट बड्स पाए जाते हैं। ज़बान में टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, तो इसमें नमकीन भी है, मीठे, त्रोश, कड़वे। तो जो स्वीट्स ये है ये इसका सही है। ज़ुबान के जो नोक पर होता है मीठे होता है, और जो लास्ट पर होता है वो कड़वा होता है। एंड जो नमकीन होता है और त्रोश होता है ये ज़ुबान के साइडों में होता है। इस तरह हम अगर ज़ुबान का
पिक्चर बनाई तो इधर मीठा होता है, इधर कड़वा होता है, और ये जो हिस्से होते हैं इधर तुर्श और नमकीन हिस्से होते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन उसका जल्द होता है, तो इसका दाल ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट हम करेंगे सवाल मुनासिब जुमले का मुकम्मल करें, तो इसका काली जगह हम करेंगे। तो काली जगह में पहला काली जगह है आज़ाए इस दिमाग के साथ रब्ता डैश के ज़रिए होता है। तो इसका पहला जो है नर्व्स के ज़रिए, यानी कि जो आज़ा ऐसे हैं जिसमें सेंस ऑर्गन हैं दिमाग के साथ उनका रब्ता, जिस तरह के हमारा नाक का था दिमाग के ऑल्फैक्टरी नर्व्स था, तो नर्व्स जो होते हैं ना ये दिमाग तक रब्ते के लिए होते हैं। और नेक्स्ट है प्यूपल। प्यूपल होता है तेज़ रोशनी में डैश और मधुम रोशनी में डैश होता है। जो रोशनी ज़्यादा तेज़ होता है तो प्यूपल क्या होता है, अगर रोशनी धीमी कम हो जाए तो इसमें क्या होता है, जब रोशनी तेज़ हो जाए हमारा प्यूपल का साइज़ जो है वो छोटा होता है, छोटा होता है। और अगर रोशनी कम हो जाए प्यूपल की साइज़ बढ़ जाता है, उसमें ज़्यादा रोशनी आ जाता है तो अंधेरे में हम जाते हैं, एकदम हमें एक मरतबा बिल्कुल अंधेरा लगता है तो बाद में आस्ता आस्ता रोशन होता जाता है। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि ये फिर बढ़ जाता है। तो इसके नेक्स्ट सवाल है, नाक के अंदर लेसदार मादा और डैश गिरदो गवार को अंदर जाने से रोक लेते हैं। जो नाक के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, बारीक 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 हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं, वो गिरदो गवार को रोक लेते हैं, तो बारीक बाल। और नेक्स्ट सवाल है, जल्द की 3 तहें होती हैं, एक डर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है, और नेक्स्ट तीसरा क्या होता है, हाइपोडर्मिस होता है। तो थर्ड नंबर का है हाइपोडर्मिस। और नेक्स्ट लास्ट सवाल, वस्ती कान यानी कि मिडल एयर की 3 हड्डियाँ होती हैं, एमर है, एनोल है, और हम मैंने उसको बताया उधर लिख के दे दिया है 3 हड्डियों के नाम भी। तो लास्ट तीसरा जो है वो स्ट्राइप है, तीसरा हड्डी स्ट्राइप है। तो ये हो गया चैप्टर 2 मुकम्मल हो गया है। इसका तीसरा चैप्टर है पौधों में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो इसका हम सबसे पहले मोरूजी सवाल करेंगे, और यानी कि MCQs पार्ट जो है इसका हम करेंगे। तो सवाल जितने भी आएंगे इसी से ही आएंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है, अगर ये उर्दू में है फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह आपको पढ़ाएंगे कि अगर इंग्लिश में भी आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आसानी से कर सकोगे। तो इसका पहला जो सवाल है, फोटोसिंथेसिस के अमल में कौन सी जो गैस होती है, फोटोसिंथेसिस के अमल में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, इस्तेमाल कौन सा गैस होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इस्तेमाल होता है। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी शे अमल करके ग्लूकोज बनाती है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाई जो ऑक्साइड होता है वो दरख्त जो होते हैं वो अपने पत्ते स्टोमीटा के ज़रिए से जज्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं और जाइलम से पानी हासिल करते हैं, इससे ग्लूकोज पैदा होता है और इसी तरह दरख्त नशनुमा पाता है। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी जो होता है वो अमल करके ग्लूकोज बनाती है। तो नेक्स्ट सवाल है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के साथ कौन सी शे अमल करके एनर्जी पैदा करता है। तो ग्लूकोज के साथ दर्द को एनर्जी की ज़रूरत है, तो ग्लूकोज के साथ कौन सा शे अमल करके एनर्जी जो बनता है वो मिल जाता है। तो एनर्जी के लिए ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है वो मिलकर एनर्जी पैदा होता है दरख्त में। नेक्स्ट सवाल है इसका चौथा MCQs, और पौधों की सब्ज रंगत का बायस कौन सा मादा होता है। पौधों की सब्ज रंग का बायस कौन सा मादा होता है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, क्लोरोफिल भी है, ग्लूकोज भी है, होमोग्लोबिन होता है। ये तो खून का हिस्सा है इंसान में जो रेड पार्ट होता है होमोग्लोबिन।
तो इसका सही ऑप्शन है क्लोरोफिल। और नेक्स्ट है कौन सा टिश्यू जड़ों से पत्तों तक पानी की तरसील, जो पानी पहुंचाता है जड़ों से लेकर, यह मैंने पिछले भी पढ़ाया है इसी किताब में, या तो 7वीं या तो 10वीं या 8वीं ये सीरीज़ चल रहा है, या आपको इसी चैनल में मिलेंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इसका जो जाइलम होता है, जाइलम टिश्यू होता है, ये जड़ों से पानी लेता है। और जो फ्लोएम होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा के ज़रिए से जज्ब होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है पानी वाला, तो जाइलम है। तो नेक्स्ट हमारे पास है काली जगह। पौधों में खुराक की तैयारी के अमल को डैश कहते हैं। जो पौधों में खुराक की तैयारी का अमल है इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जगह कम है इधर, लेकिन मेरे घर में शायद ज़्यादा वाज़े हो जाए। तो नेक्स्ट है, ये है वास्कुलर बंडल। डैश और डैश टिश्यू पर मुश्तमिल रहता है। टिश्यू एक जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम, ये दोनों होते हैं। और पत्तों में गैसों का तबादला डैश के ज़रिए से होता है। तो पत्तों का गैसों का तबादला स्टोमेटा है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए से जज्ब करता है और ऑक्सीजन स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर निकलता है दरख्तों में। तो इसका सही ऑप्शन है स्टोमेटा, ये पत्तों में होता है। तो नेक्स्ट है, पत्तों में डैश की मौजूदगी से फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो पत्तों में क्लोरोफिल की मौजूदगी, तो क्लोरोफिल इसका सही ऑप्शन है CLOROPHYLL, क्लोरोफिल। और नेक्स्ट है, तमाम जानदार अशिया में डैश का अमल तयार जारी रहता है। तो रेस्पिरेशन का जो अमल है ना, वो जब तक ये जिंदा हैं ये अमल जारी रहता है तायात। तो रेस्पिरेशन इसका सही। और हमारे पास चैप्टर 4 पे है एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शंस। हमारे पास पहले MCQs हैं, एक्सरसाइज। इसमें पोर्शन 1 है, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन को गोल करना है। तो नंबर 1 पे हमारे पास है बैक्टीरिया एंड फंजी। और बैक्टीरिया और फंजी क्या हैं, तो इसमें हम आपको एक एक करके जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे समझाएंगे। तो इसका फिर सही जवाब जो होगा उस पर हम आपको निशान करके दे देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अरबी वर्म्स, और नंबर बी पे कॉर्नी वर्म्स, नंबर सी पे, सॉरी इधर बी डबल लिखा है, ये बॉक्स में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मगर ये ऑप्शन सी है ओमनी वर्म्स, और डी पे है डिकम्पोजर। तो पहले हमें समझना है कि अरबी वर्म्स क्या है। ए ऑप्शन को हम समझाते हैं। अरबी वर्म्स वो कंज्यूमर होते हैं जो घास फूस खाते हैं, यानी कि वो एनिमल जानवर जो घास फूस खाते हैं। कंज्यूमर कौन सा होता है, कंज्यूमर वो होते हैं जो अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो अरबी वर्म्स वो कंज्यूमर हैं, यानी वो एनिमल हैं जो अपना खुराक घास फूस खा कर अपना खुराक हासिल करते हैं, जिसको अरबी वर्म बोलते हैं। जैसा कि आम मिसाल ले लें, बकरी है, खरगोश का भैंस है, गधा है, ये अरबी वर्म्स की मिसालें हैं। नंबर बी पे हमारे पास है कॉर्नी वर्म्स। कॉर्नी वर्म्स कौन से हैं, कॉर्नी वर्म्स भी कंज्यूमर हैं, मगर ये कौन से कंज्यूमर हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर में होते हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से एनिमल हैं, वो एनिमल हैं जो अरबी वर्म्स को खाते हैं, यानी कि गोश्त खाने वाले जो एनिमल होते हैं उनको कॉर्नी वर्म्स बोलते हैं। जैसा कि आम मिसाल हम ले लें, शेर है, ये गोश्त खाते हैं, तो ये कॉर्नी वर्म्स आए। नेक्स्ट हमारे पास सी पे है ओमनी वर्म्स। ओमनी वर्म्स कौन से हैं, ओमनी वर्म ये वो जानवर हैं या जानदार हैं जो घास फूस भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, ये दोनों खाते हैं। जैसा कि इसका आम मिसाल इंसान है
जो गोश्त भी खाता है और घास फूस भी, यानी कि सब्जियां वगैरह, फल वगैरह, ये घास फूस में आते हैं। फल, सब्जियां, फल वगैरह खाता है, वो ओमनीवर्म्स है। और नेक्स्ट हमारे पास डी पे आ रहा है डीकम्पोज़र। डीकम्पोज़र्स कौन से हैं? डीकम्पोज़र वो हैं कि जो एक चीज़ की फिज़िकल शेप को दूसरे फिज़िकल में चेंज कर दे। इसकी आम मिसाल ये है कि अगर डेड बॉडी है, उसको मिट्टी में तब्दील करना, उसको ख़त्म करके मिट्टी में तब्दील करते हैं। तो इसी तरह दूसरे चीज़ों को या अगर दूध ले लें, उसको दही में तब्दील करना भी ये डीकम्पोज़र का काम है। और डीकम्पोज़र कौन से जानवर हैं? डीकम्पोज़र आपका बैक्टीरिया और फंजाई है। तो नंबर, ये जो सवाल है, बैक्टीरिया और फंजाई कौन से हैं? अभी आप लोगों को जवाब मिल गया। ये इसका डी ऑप्शन सही है, डीकम्पोज़र हैं बैक्टीरिया और फंजाई। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पे है व्हिच ऑर्गेनिजम्स और कॉल प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन से ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूसर कहते हैं? तो इसका ए ऑप्शन है प्लांट, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया, सी पे है फंजाई और डी पे है एनिमल। तो अभी हमें समझना है कि बैक्टीरिया और फंजाई जो अभी हमने ऊपर वाले सवाल में पढ़ा था, तो वो क्या हैं? वो डीकम्पोज़र हैं। और एनिमल में मुख्तलिफ़ काइंड के होते हैं, जिसमें कंज्यूमर होते हैं, वो प्रोड्यूसर नहीं होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए है। जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रास हैं, ये प्रोड्यूसर हैं। क्यों प्रोड्यूसर हैं? प्रोड्यूसर अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है, दूसरों पे डिपेंड नहीं करता है। तो यानी कि जो सूरज की रोशनी में अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, ये प्रोड्यूसर, जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। इसमें एक दो प्लांट को फिक्चर प्लांट्स है जो इंसेक्ट वगैरह खाती है, उसको छोड़ के बाकी ये प्लांट्स हैं, वो प्रोड्यूसर हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3 पे विच टाइप ऑफ एनिमल द ओर्स इज़। ओर्स क्या है? ये पहले भी मैंने आपको बताए हैं। ऑप्शन पहले देखना है। ए पे है ऑर्बीवर्म, बी पे है कॉर्न्यूवर्म, सी पे है ओमनीवर्म और डी पे है डीकम्पोज़र। अभी ओर्स का आप लोगों को पता है कि ओर्स क्या खाती हैं? वो घास फूस खाते हैं, सब्ज़ी वगैरह, फल, ये। तो ये क्या होगा? जो घास फूस, फल, सब्ज़ी खाते हैं, वो आर्बीवर्म्स हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। कार्निवर्म गोश्त खाते हैं, ओमनीवर्म घास फूस दोनों खाते हैं, घास फूस और गोश्त दोनों। और डीकम्पोज़र होते हैं जो फिज़िकल शेप को दूसरे शेप में चेंज करते हैं, और डीकम्पोज़र होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर लाइस। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जो पूरा चैप्टर है हमने एमसीक्यूज़ लिया है, मगर पूरा आपका चैप्टर इसी एमसीक्यूज़ में क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम एमसीक्यूज़ के सारे पार्ट्स एक एक करके वो डिफाइन कर रहे हैं। तो व्हाट आर लाइस, लाइस क्या है? तो इसको हम पहले ऑप्शन हैं उनको देखते हैं, उनको डिफाइन करते हैं, इसके बाद आप लोगों को जवाब खुद ब खुद मिलेगा। नंबर 4 नंबर के सवाल पे ए जो है, इसका ए है प्रीडेटर्स है। प्रीडेटर्स क्या है? प्रीडेटर वो जानवर होते हैं, वो कंज्यूमर होते हैं जो दूसरे कंज्यूमर को, यानी कि ये सेकेंडरी और या टर्टियरी कंज्यूमर होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं। यानी कि मैं आसान अल्फाज में बताऊँ, प्रीडेटर वो होते हैं जो दूसरे जानवर को शिकार करके खाते हैं। इसकी आम मिसाल जैसा कि शेर है, शेर ईरान को खाता है, तो ये प्रीडेटर है। शेर प्रीडेटर है, दूसरे को शिकार करता है। और बी पे है फेरीज़। फेरीज़ क्या है? फेरीज़ वो जानवर हैं जो शिकार होते हैं, प्रीडेटर का शिकार होते हैं। यानी कि एरन है, शेर का शिकार हो रहा है, तो शेर प्रीडेटर है और एरन फेरीज़ है। तो इन दोनों का रिलेशन भी होता है, इसको क्या कहते हैं वो आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा। और हम अभी सी को देखेंगे। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट ये होते हैं कि ये ओस्ट पर, यानी कि ओस्ट से अपना खुराक हासिल कर सकते हैं। ओस्ट यानी कि किसी दूसरे जानवर का खून चूस कर अपना उसके जिस्म में मौजूद हो के उसका खून चूसते हैं, उसके जिस्म में मौजूद उसका खून चूसते हैं।
प्रेडिएटर है वो शिकार करता है, उसके जिस्म में मौजूद नहीं है, मगर पैरासाइट है उसके जिस्म में मौजूद है, उसका खून चूसता है। जिसका खून चूसा जा रहा है, डी ऑप्शन को देखें, जिसका खून चूसा जा रहा है वो होस्ट है, और जो खून चूस रहा है वो पैरासाइट है। और या तो उसको खाना हासिल उसके जिस्म के अंदर से खाना हासिल कर रहा है तो वो पैरासाइट है। तो इस सवाल है कि व्हाट आर लाइस, लाइस क्या होता है? लाइस जू हैं, हमारे जो सर में जू मौजूद हैं इनको लाइस बोलते हैं। तो ये क्या हैं? ये हमारे खून चूस रहे हैं। अभी आप लोगों को तो ऑप्शन पता हो गया कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सी ऑप्शन सही है, लाइस आर पैरासाइट। नेक्स्ट हमारे पास है 5वें नंबर पर, व्हाट हैज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द लायन एंड डीर, यानी कि ईरान और शेर के दरमियान रिलेशन क्या है। तो मैंने पहले बताया था कि जो लायन है वो प्रीडिएटर है और जो डीर है वो फेरी है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, तो इसको डिफाइन करने से पहले, इसका ऑप्शन बताने से पहले हम थोड़ा इसका जो ऑप्शन हैं वो सारे डिफाइन करेंगे। पहले हम बी से शुरू करेंगे। पैरासिटिज़म है। पैरासिटिज़म क्या है? जो पैरासाइट उसके यहाँ से खुराक हासिल कर रहा है, यानी कि ओस्ट को कहते हैं। और नंबर सी पे है म्यूचुअलिज़म। म्यूचुअलिज़म क्या है? म्यूचुअलिज़म एक यानी कि फ्रेंडशिप रिलेशन है। दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक फ्रेंडशिप रिलेशन है, जैसा कि ये दोनों जानवर एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, यानी कि वो इससे फ़ायदा हासिल करता है, वो इससे फ़ायदा हासिल करता है। अगर हम तितली और फूल का ले लें, जो तितली है वो फूल से उसके रस निकाल के वो अपना फ़ायदा हासिल कर रहा है, और जो फूल है उससे जो इसका तौलीदी हिस्सा है ये दूसरे इसके जो तितली के ज़रिए से दूसरे पॉलिनेशन का अमल जो हो रहा है, पॉलिनेशन का अमल जो हो रहा है वो इसी तितली के ज़रिए से हो रहा है, जिसका अगर ये नर हिस्सा होता है अंतर वगैरह, ये उसके पाँव में चिपक कर वो दूसरे फूल में जब बैठ जाती है तो उसका फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज़्म, यानी कि दोनों को फ़ायदा मिल रहा है। फूल को फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन या कि पॉलिनेशन हो रही है, और जो तितली को पैदा हो रही है वो रस खा रही है। तो डी पे है नो रिलेशन। नो रिलेशन तो इसका नहीं है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन है लायन और डीर के दरमियान। तो लायन और डीर के प्रीडिएशन क्या होता है? जो प्रीडिएटर एंड फेरी के दरमियान रिलेशन, यानी कि ईरान और डीर के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको प्रीडिएशन कहते हैं। नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह फिल करने हैं। तो नंबर 1 पे है द लाइविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, और कॉल द लाइविंग कंपोनेंट हैं जो एनवायरनमेंट में, माहौल में जो ज़िंदा चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं? वो उसको कहते हैं बायोटिक। एक होता है एबायोटिक, यानी कि वो गैर जानदार होते हैं, और जानदार होते हैं, इसको बायोटिक कहते हैं। नंबर 2 पे है बैक्टीरिया एंड फंजाई, और कॉल बैक्टीरिया और फंजाई क्या कहलाते हैं? तो बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज़र कहलाते हैं। तो नंबर 3 पे है द सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द फोटोसिंथेसिस इज़ फ्रॉम डैश टू डैश। तो सुइटेबल जो टेम्परेचर है वो 30 से 35 सेंटीग्रेड तक सुइटेबल टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस के लिए। और नंबर 4 पे है द एनिमल विच ईट प्लांट्स ओनली, और का जो यानी कि पौधे वगैरह खाने वाले होते हैं, घास फूस वगैरह खाने वाले जानवर होते हैं, या सब्ज़ी फल फ्रूट खाने वाले जानवर होते हैं, इनको क्या कहते हैं? ये आर्बी वर्म्स हैं। नंबर 5 पे है द रिलेशन बिटवीन द बटरफ्लाई एंड द फ्लावरिंग प्लांट हैज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। जो बटरफ्लाई और जो फूल और तितली के दरमियान जो इनका रिलेशनशिप है वो क्या कहलाता है? तो इसके बारे में मैंने भी वो जो एमसीक्यूज़ क्या है, तो अभी आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। म्यूचुअलिज़्म कहा जाता है। तो ये हो गए हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट, और इसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे चैप्टर 5। इसी तरह एक एक करके जितने भी बुक हैं वो सारे कर लेंगे, और काफ़ी हमने किए हैं जो चल रहे हैं इकट्ठे। जैसा कि किसी के 5 चैप्टर हम कर चुके हैं, किसी बुक के 6 चैप्टर हम कर चुके हैं, किसी के 3 कर चुके हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
चैप्टर 5 है एटम मॉलिक्यूल्स मिक्सचर इन कंपाउंड। तो जो एमसीक्यूज में हमारा पहला सवाल है द नंबर ऑफ नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट्स एज। तो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? तो इसका सही जवाब है सी 92 है कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज़ है मरकरी एज। हाँ, मरकरी क्या है? तो इसको मरकरी क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालॉइड है और कंपाउंड है। मगर हम पहले ऑप्शनों को डिफ़ाइन करेंगे, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर सवाल दूसरी तरीके से आ गया तो आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मेटल को लेंगे कि मेटल क्या चीज़ है। सबसे पहले मेटल है। मेटल क्या है? मेटल दरियाफ्तशुदा एलिमेंट से तकरीबन 70% मेटल हैं। जो दरियाफ्तशुदा एलिमेंट हैं वो 70% मेटल हैं। मेटल में लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है, मरकरी है। तो जितने भी मेटल्स हैं उनमें अक्सरियत ठोस हालत में पाए जाते हैं, मां सिवाय मरकरी के जो लिक्विड हालत में पाया जाता है। मेटल की जो सतह होती है वो चमकदार होती है और मेटल का बॉइलिंग पॉइंट या कुलाव या पिघलाव पॉइंट होता है वो ज़्यादा बुलंद होती है। नंबर बी पे हमारे पास नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो यानी कि इनकी हालत नरम होती है और ये इसके जो नॉन मेटल का आम दर्जा होता है वो तीनों तबाही हालत में पाए जाते हैं। और ना ये इसमें ईरा जो होता है नॉन मेटल है मगर वो सख्त है। नॉन मेटल कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नियॉन, ये यानी कि कुछ नोबल गैसें भी नॉन मेटल हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके सी में मेटालोड। इधर डी लिखा है, बुक में टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है, 2 डी नहीं है, डी कंपाउंड पे है और सी जो है वो मेटल ओड है। और हमने पहले भी मेटल और नॉन मेटल डिफाइन किए हैं। हमारे पास अभी सी ऑप्शन है और मेटल ओड इस किताब में नहीं है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डी पे है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होती है? तो कंपाउंड जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक मुकर्रर निस्बत से कीमियाई तौर पर मिलते हैं तो एक नई चीज़ बनती है जो कंपाउंड कहलाती है। तो ये इसका अभी हम सही ऑप्शन बताएं कि हमने सारे डिफाइन किए हैं, तो मुझे पता है अभी आप लोगों को भी सही ऑप्शन मिल गया होगा। तो नंबर 2 मरकरी एज मरकरी तो क्या है? मैंने डिफाइन किया था, मरकरी मेटल है और वो लिक्विड हालत में वाहिद मेटल है जो लिक्विड हालत में पाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। तीसरे नंबर पे हमारे पास सवाल है मेटर कंसिस्टिंग ऑफ वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड। जो एक ही किस्म के एटम पे मुश्तमिल होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हम देखेंगे, ए पे है एलिमेंट, बी पे कंपाउंड है, मिक्सचर है और सॉल्यूशन है। तो इसके सबसे पहले जितने भी पार्ट्स हैं हम उनको डिफ़ाइन करेंगे। तो एक एक करके हम इनको डिफ़ाइन करने के बाद आप लोगों को खुद जवाब मिल जाएगा। पहले नंबर पर हमारे पास है एलिमेंट। एलिमेंट मादा की सादा तरीन किस्म है जिसके तमाम एटम एक जैसे होते हैं और कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट की तादाद 92 होती है। तो वो पहले सवाल में था। बी में हमारे पास कंपाउंड है। कंपाउंड तो मैंने समझाया आप लोगों को ऊपर वाले सवाल नंबर 2 में। तो फिर भी जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक मुकर्रर निस्बत से कीमियाई तौर पर मिलते हैं तो वो एक नई चीज़ बनाते हैं, उसके कंपाउंड कहलाती है। तो हम जाएंगे सी पे मिक्सचर पे। मिक्सचर क्या है? तो मिक्सचर्स ना खालिस मादे होते हैं। मिक्सचर में मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड ज़्यादा एलिमेंट्स तबाई तौर पर यकजा होते हैं मगर अपनी अपनी खुसूसियात बरकरार रखते हैं, तो ये मिक्सचर कहलाता है। डी पे हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन और मिक्सचर में इतना फ़र्क नहीं है, इसमें भी कंपाउंड या एलिमेंट्स कीमियाई तौर पर यकजा होते हैं। सवाल नंबर 3 का हमारे पास सही ऑप्शन है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो एक जैसे होते हैं, इनके वन काइंड के एक ही किस्म के होते हैं। नेक्स्ट चौथे नंबर पर हमारे पास है द सिंबल ऑफ कार्बन। तो कार्बन का सिंबल क्या है? तो पहले इसमें हमारे पास ए ऑप्शन पे है सी ए, दूसरे पे एन ए और तीसरे पे के और चौथे पे सी है। तो सी ए क्या है?
पहले नंबर पे है पे Ca क्या है, Ca कैल्शियम। और नेक्स्ट हमारे पास है Na क्या है, तो Na सोडियम का सिंबल है। और K क्या है, K पोटेशियम का है। और D हमारे पास C पे क्या है, तो C हमारे पास कार्बन का सिंबल है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी, C कार्बन का सिंबल है। नंबर 5 पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है। ग्रेफाइट इज डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें सवाल में पूछ रहा है कि ग्रेफाइट्स कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है या बेड कंडक्टर है। तो कंडक्टर है क्या चीज़, तो कंडक्टर उसको कहते हैं जो जो कंडक्टर होगा उस पर बिजली पास होगा, और जो नॉन कंडक्टर होगा उस पर बिजली पास नहीं होगा। जो कोई मेटल होगा, लोहा वगैरह होगा, उसको इस पे अगर करंट तार उसको करंट पास होगा, अगर लकड़ी होगा तो उस पर करंट पास नहीं होगा। सिंपल तरीके से हमने समझाया। और आप ही ग्रेफाइट्स क्या है, ग्रेफाइट्स को समझना है। ग्रेफाइट्स जो हमारे पास पेंसिल नहीं होता है, कच्ची पेंसिल लिखने के लिए, उसके अंदर जो एक स्याह चीज़ होती है जो लेकाई के लिए यूज़ होता है, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। ये एक नॉन मेटालिक है और ये कार्बन का कलमी शक्ल है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, ये एक गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट सवाल है छठे नंबर पर, कैल्शियम कार्बोनेट एज यूज। कैल्शियम कार्बोनेट एज यूज फॉर व्हाट। तो इसका सही ऑप्शन है ए ना, वाइट वाश। वाइट वाश के लिए कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 7 है, मेथड ऑफ द सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ नेफ्ट एंड साल्ट। कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं। अभी इसमें पूछ रहा है कि नेफ्ट और साल्ट को किस तरह, साल्ट की मिक्सचर को किस तरह सेपरेट किया जाता है, तो किस अमल से सेपरेट किया जाता है। तो इसके हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं। ये सारे ऑप्शन हम डिफाइन करेंगे, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। नंबर है पे हमारे पास है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का क्या है, फिल्ट्रेशन तरीका इस्तेमाल करते हुए माया, यानी कि जो माया चीज़ें होते हैं उनमें नापज़ीर मादे को फ़िल्टर पेपर की मदद से अलहदा किया जाता है। जो उनमें से कचरा वगैरह होते हैं उनको फ़िल्टर पेपर के ज़रिए से अलहदा करते हैं, तो इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बी पे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, ये कुछ टोन्स अशिया होते हैं, जैसे कि अमोनिया क्लोराइड हम ले लें, तो आयोडीन ले लें, या कॉपर ले लें, या साल्ट ले लें, या नेप्तल ले लें। ये सारे ये हमारे पास ठोस हालत में मौजूद होते हैं। इनको गर्म करने में ये माया की हालत में नहीं जाते हैं, बल्कि डायरेक्टली वो गैस इख्तियार कर लेते हैं, गैस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये है सब्लिमेशन। नेक्स्ट सी पे हमारे पास डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन का क्या तरीका है, डिस्टिलेशन जो माया अज्जा में हमारे पास मौजूद होते हैं, इनको इनकी अगर मिक्सचर को हम गर्म करें तो इसका जो कम बॉयल पॉइंट वाले होते हैं, जिनका बॉयलिंग पॉइंट कम है जिन माया की, वो सबसे पहले बुखारात की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा, और डी पे नाना ऑफ दीज है, तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका सही ऑप्शन क्या है। तो ये नेफ्ट एंड साल्ट को, यानी कि इस किस नेफ्ट और साल्ट की जो मिक्सचर को सेपरेट करना है, तो इसको यानी कि ये ठोस हालत में पाए जाते हैं, तो इनको गर्म करने से ये माया की शक्ल नहीं बल्कि डायरेक्ट गैस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये बी ऑप्शन इसका सब्लिमेशन सही है। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास है फिल इन द ब्लैक्स, यानी कि खाली जगह हमने करने हैं। तो पहला इसका खाली जगह है, द पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली हैज़ डैश, यानी कि जो आज़ादाना तौर पर घूम सकता है वो कौन सा पार्टिकल है एटम का। तो एटम का कौन, मादे का कौन सा पार्टिकल है जो आज़ादाना हालत में घूम सकता है। तो इसका जो एटम्स होते हैं वो आज़ादाना हालात में घूम नहीं सकते हैं, वो ग्रुप की शक्ल में घूमते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो मादे की मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आज़ादाना में रह सकते हैं, अपने आप को बरकरार रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है नंबर 2 पे, मेटल फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। जो लिक्विड फॉर्म में
हमें मेटल मिल रहा है, तो एक ही मेटल लिक्विड फॉर्म में है, वो है मरकरी। नेक्स्ट नंबर 3 पे है हाइड्रोजन क्लोराइड हैज़। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? तो हाइड्रोजन और क्लोराइड दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हैज़ अ कंपाउंड। नंबर 4 पे है द मेथड ऑफ द सेपरेटिंग लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर हैज़। कल मैंने आपको पहले बताया था कि लिक्विड जो कंपोनेंट होते हैं उसको किस चीज़ के अमल को कहते हैं, तो वो था डिस्टिलेशन जो अमल था, उसमें हम माया अज्जा के कंपोनेंट को यानी कि सेपरेट कर सकते थे। जो मिक्सचर था उनको बॉयल करते थे, जो कम दर्जे हरारत पे बॉयल होता था वो पहले लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेता था, तो वो डिस्टिलेशन था। नेक्स्ट हमारे पास पांचवा खाली जगह है और लास्ट है क्रोमेटोग्राफी मीन्स डैश और डैश। क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या और क्या है? तो क्रोमेटोग्राफी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। क्रोमेटो मतलब कलर और ग्राफी मतलब मेजर्स। कलर मेजर्स इसका दो ऑप्शन हैं। हमारे पास 6 चैप्टर एयर है। हमारे पास MCQ शुरू हो गए। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको गोल दायरे में करना है। तो पहले MCQ से हम शुरू करते हैं। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर हैज़। तो नाइट्रोजन का कितना परसेंट है हवा में? तो इसका हम डायरेक्ट एक्यूरेट सही ऑप्शन कलेक्ट नहीं करते हैं, पहले हम जितने भी ऑप्शन हैं उनको डिफाइन करते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि हमारा जो चैप्टर है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो ए पे हमारे पास 0.03% है। ये किस चीज़ का परसेंट है हवा में? ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है हवा में। और बी पे हमारे पास 1% है। 1% से लेस देन होता है, 1% होता है, वो किस चीज़ है? नोबल गैसेज होते हैं। नोबल गैसेज नियोन है, ऑर्गन है, इसी तरह 10 नोबल गैसेज हैं। और सी पे हमारे पास 20.9% है। ये कौन से किस चीज़ का परसेंट है हवा में? तो ये हमारा ऑक्सीजन का परसेंट है, 20.9% हवा में। और डी पे हमारे पास है 78%। 78% नाइट्रोजन का परसेंट है, जो करेक्ट ऑप्शन है 78%, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ रहा है नंबर 2 पे द गैस यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज। तो कौन सा गैस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ होगा? तो हम पहले इन ऑप्शन को डिफाइन करेंगे। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? ये जो ज़मीन के इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है और मेडिसन बनाने में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बी पे है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इंसान जो ब्रीथ करता है यानी कि सांस लेता है वो ऑक्सीजन लेता है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो खारिज होने वाला गैस है, यानी कि जो दरख्त खारिज करते हैं दिन के वक्त वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं। इससे फोटोसिंथेसिस से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस में कोई हेल्प नहीं करेगा। तो नंबर सी पे है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए बहुत अहम गैस है, जो उसके सांस लेने यानी कि उसके जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, खुराक तैयार करने का अमल है, वो एस्टोमीटर के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज़्ब करते हैं, जिससे पानी के साथ इनका जो कीमियाई बॉन्डिंग होने के बाद ये ग्लूकोज बनता है, जो दरख्त के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डी ऑप्शन हमारे पास है नियोन। नियोन एक नोबल गैसेस है। और इसका सही ऑप्शन हो गया हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, वो सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 3 पे आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट एम्प्लॉय ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए कारआमद नहीं है? तो पहले हम सारे ऑप्शनों को डिफाइन करेंगे कि फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। आप खुद ब खुद इसको पहचान सकते हैं। नंबर ए पे हमारे पास रेस्पायरेशन है, जो कि रेस्पायरेशन को सांस लेने के अमल कहते हैं। जो भी जानवर है वो सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन अपने अंदर जज़्ब करता है, तो ऑक्सीजन इस अमल का कारआमद है इस अमल में। नेक्स्ट बी हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या करना है? फोटोसिंथेसिस में दरख्त अपना खुराक सूरज की रोशनी में हासिल करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं।
तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कारआमद नहीं है। और नेक्स्ट हम आ रहे हैं बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि आग जलाने में ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है मगर आग जलाने में मदद देता है, तो ये बहुत कारआमद है। और डी पे है रोस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन में जंग लगने पर ऑक्सीजन का बहुत अहम किरदार है। जब आयरन पे जंग लगता है, जो लोहे पे जंग लगता है, इसमें ऑक्सीजन का बहुत अहम रोल है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हुआ? तो इसका नंबर 3 का सही ऑप्शन हुआ बी, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कारआमद नहीं है, यानी कि वो एक बेकार गैस है, उससे खारिज हो रहा है। तो बी ऑप्शन सही है, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खाली जगह पर कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे ऑक्सीजन एयर इज़ यूज इन डैश प्रोसेस। जो ऑक्सीजन होता है वो कौन से प्रोसेस के लिए यूज़ होता है? तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है, तो इसका रेस्पिरेशन सही है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पे है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अबाउट डैश हेवियर देन द एयर, यानी कि एयर से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कितने गुना भारी है? तो इसका सही ऑप्शन है 1.5 टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3 पे लिक्विड डैश इज़ यूज टू फ्रीज द ब्लड, यानी कि कौन से लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो ब्लड को फ्रीज करेगा। तो इसका सही ऑप्शन है जब नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो ब्लड को फ्रीज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 पे है इन अ पेपर इंडस्ट्री डैश इज़ यूज इज़ द ब्लीचिंग एजेंट। तो पेपर इंडस्ट्री में क्या एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑक्सीजन यूज़ होगा एज अ ब्लीचिंग एजेंट। नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे पास है एन इलेक्ट्रिक बल्ब डैश गैस इज़ यूज़। इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे घर में बल्ब चल रहे हैं, इसमें कौन सा गैस यूज़ होता है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस यूज़ होता है, इसका सही है नाइट्रोजन। चैप्टर 7 सॉल्यूशन इन सस्पेंशंस इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, हम इसको हल करेंगे। तो पहला एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। ऑप्शनों से जाने से पहले हमें पहले समझना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या है। चलो हम सॉल्यूशन को समझते हैं, इसके बाद ऑप्शन खुद ब खुद पता चल जाएगा। सादा से अल्फाज में अगर हम सॉल्यूशन को डिफ़ाइन करें, तो अगर हम पानी ले लें और नमक ले लें, इन दोनों को हल करें, एक सॉल्यूशन बनेगा। मगर पानी को कहते हैं सॉल्वेंट, और जो नमक होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट। जो सोल्यूट होता है वो कम तादाद में होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो बड़ी तादाद में होता है। तो जो सोल्यूट के ज़र्रात सॉल्वेंट में हल होते हैं, इस अमल को सॉल्यूशन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को सॉल्यूशन क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ है अभी, क्लियर करते हैं। जब नमक है वो सोल्यूट है और पानी है वो सोलवेंट है, तो सोल्यूट हमेशा सोलवेंट में हल होता है, यानी कि नमक पानी में हल होता है। इधर हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा मिक्सचर है जो सॉल्यूशन है, जो यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर हल होते हैं। तो हमारे पास अगर हम ऑप्शन बी को देखें, वाटर एंड ऑयल हल नहीं होते, ऑयल वाटर के अंदर हल नहीं होता है। डी को देखें, फैट भी वाटर के अंदर हल नहीं होता है। अगर हम ए ऑप्शन को देखें, आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र, आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र कभी एक दूसरे के साथ हल नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। जैसा कि अगर आप पानी में ऑयल डालें तो वो पानी में मिक्स नहीं होगा या ऊपरी सतह पे होगा। तो हमारे पास सी ऑप्शन पे है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हल होते हैं। अगर पेप्सी जो है कोका कोला, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसको डाल देते हैं, वो वाटर में हल शुदा है। तो इसलिए इसका सही जवाब सी है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास है द सोलबिलिटी ऑफ द विच कंपाउंड एंड वाटर डिक्रीज बाय द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इस सवाल में कौन से कंपाउंड की पानी में अलपजीरी दर्जा हरारत बढ़ाने के साथ कम हो जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन में है, ए पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और बी पे कार्बन डाइऑक्साइड, और दो ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं है, सही ऑप्शन इनमें से है और हमें सवाल को समझना है। तो वो यानी कि पानी में जब कंपाउंड हल हो रहा है, दर्जा हरारत बढ़ने से वो कम हो जाती है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कंपाउंड है। जब दर्जे हरारत बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाहिद कंपाउंड है कि वो कम हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है। एयर इज़ अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, व्हाट इज़ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि इधर बोल रहा है कि जो हवा है ये बहुत से गैसों का मिक्सचर है, एक मेलूल है बहुत सी गैसों का। तो इसमें जो सॉल्वेंट है जिसमें बाकी चीज़ें जज़्ब होते हैं, सॉल्वेंट उसको बोलते हैं, जो इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है बाकियों से। जैसा कि पानी था, पानी की मिकदार ज़्यादा है और नमक की कम है। तो पानी सॉल्वेंट है, उसमें नमक अल होता है। तो इसी तरह वो कौन-सा गैस है, हवा में कौन-सा गैस है जो सबसे ज़्यादा है और उसमें बाकी अल हो जाते हैं। तो हमने पिछली एक चैप्टर में पढ़ा था, इनकी जो मिकदार थी, मिकदार पढ़ा था। तो कौन-सी गैस की कितनी मिकदार है। अगर हमें गैसेस की तादाद याद है अभी तक, जो चैप्टर एयर में हमने पढ़ा था, इससे पिछला चैप्टर था, तो इधर हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन-सा गैस सॉल्वेंट है। तो पहले हम इनकी जो तादाद हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन की 20.9% थी और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% थी और नाइट्रोजन की 78% थी। वाटर तो एयर में मिक्स नहीं है, गैस नहीं, मिक्सचर गैस नहीं है। तो इसमें आप लोग को पता चल गया है कि अभी कौन-सा ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन 78% है, तो इसका सही ऑप्शन नाइट्रोजन है। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास है, द पार्टिकल आर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो एक कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो किस चीज़ के ए पे है हमारे पास, इन सॉल्यूशन में तो नीचे नहीं बैठ जाते हैं पार्टिकल, बल्कि ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। तो बी पे है इन सॉल्यूट तो एक मेलूल है जो सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाता है। तो सी पे इन सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिक्स होने वाले पार्टिकल हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो डी पे हमारे पास है इन सस्पेंशन। इन सस्पेंशन में क्या होता है कि जब हम दो चीज़ को मिक्स करते हैं आपस में, इनको हिलाते हैं, तो ये मिक्स हैं। जैसे कि अगर हम चाक के ज़र्रात ले लें या कोई पार्टिकल ले लें, या तो हम आटा ले लें, या तो मिट्टी ले लें, इनको अगर हम मिक्स करके हिलाते हैं तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। जब इनको हम रख जाते हैं, एक जगह रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इनके जो ज़र्रात हैं, मिट्टी नीचे बैठ गया है और पानी ऊपर है, आटा नीचे बैठ गया है और पानी ऊपर है, चाक के ज़र्रात हैं वो नीचे बैठ गए हैं और पानी ऊपर है। तो ये इनको फ़िल्टर करके हम आसानी से अलहदा कर सकते हैं, मिट्टी को पानी से भी अलहदा कर सकते हैं। तो ये क्या हैं, इनको बोलते हैं सस्पेंशन। तो इसका सही जवाब है डी, सस्पेंशन। नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे पास है, विच सब्सटेंट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या चीज़ कहलाता है? अल्कोहल, बी पे ऑयल है, सी पे वाटर है और डी पे मिल्क है। तो पानी एक ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि पानी हर चीज़ के साथ जो मिक्स होता है, जिसके साथ मिक्स होने हैं वो हर चीज़ के साथ मिक्स हो जाता है, इसलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द प्रॉपर वर्ड। यानी कि हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खाली जगह हैं, इनको करना है। तो पहला खाली जगह हमारे पास है, द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ रिलेटिवली मोर इन द क्वांटिटी इज़। जो सॉल्यूशन का एक पार्ट है उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। सॉल्यूशन में दो पार्ट हैं, एक सोल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। सोल्यूट जो क्वांटिटी में कम है और सॉल्वेंट है वो क्वांटिटी में ज़्यादा है। तो पहले पानी और नमक का मैंने मिसाल दिया था, बार बार वो मिसाल मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो इसका सही जवाब है सॉल्वेंट, जो क्वांटिटी में ज़्यादा है। नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास है, हैन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ डैश। तो हमारे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दो हैं सॉल्यूशन, इनको समझना है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक खास दर्जे हरारत पर सोल्यूट की मज़ीद मकदार अल हो सकती है, इसके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं।
और जिस सॉल्यूशन में एक खास दर्जा हरारत फॉर सॉल्यूट की मकदार हल ना हो सके उसे सैचुरेटेड सॉल्यूट कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें सॉल्यूट है। इसकी आपने अभी डिफिनेशन में जवाब था, इसका जवाब है सॉल्यूट। नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास है द सोलेबिलिटी ऑफ द लाइम कैल्शियम ऑक्साइड इन द वाटर डिक्रीज बाय द इंक्रीजिंग द डैश। ये चूने का चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें पानी की अलपजीरी किस चीज़ के बढ़ाने से कम हो जाती है। तो हमारे पास दो चीज़ हैं, इनकी दर्जा हरारत बढ़ाने से वो कम हो जाती हैं। एक तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना है। इनके पानी में पजीरी की दर्जा हरारत अगर हम बढ़ाएं तो ये कम हो जाती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है टेम्परेचर। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास है परफ्यूम सोल्यूशन आर प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग स्वीट स्मेलिंग ऑयल एंड, यानी कि जो खुशबूदार लोशन होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, इनको किस चीज़ के साथ मिलाकर एक लोशन बनाया जाता है, एक खुशबूदार लोशन तैयार किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है अल्कोहल के साथ उम्दा खुशबूदार तेल और अल्कोहल में हल करके एक परफ्यूम बनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे पास है द सोल्यूशन इन विच वाटर हैज़ यूज हैज़ द सॉल्वेंट आर कॉल। तो ऐसे सोल्यूशन जिनमें पानी बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल हुआ हो तो इसको डैश कहते हैं। तो पानी जिसमें एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है तो इसको वाटर सॉल्यूशन कहते हैं, वाटर सोल्यूशन कहते हैं, यानी कि आबी सोल्यूशन कहते हैं जिनमें पानी हैज़ ए सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है। चैप्टर 8 एनर्जी एंड इट इज़ फॉर्म, एनर्जी और इसकी अक़साम। आज हम एनर्जी और इसकी अक़साम चैप्टर को स्टडी करेंगे। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को गोल दायरे में करना है। तो नंबर 1 पे हमारे पास MCQs है, एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। तो हरकत करने वाले अजसाम की एनर्जी को क्या कहते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, हम चारों ऑप्शन को डिफाइन करेंगे, फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि सही ऑप्शन कौन सा है। नंबर डी पे हमारे पास है सोलर एनर्जी, जो सूरज की रोशनी से एनर्जी मिलता है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। नंबर सी पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली के बल्ब को रोशन करने और पंखा वगैरह चलाने वाले जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। तो नंबर ए पे हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी और बी पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है ये स्टे एनर्जी है, यानी कि एक खड़ी जिस्म में जो एनर्जी है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ए पे हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो चीज़ हरकत कर रहा है, जो एनर्जी पैदा हो रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो हमें सवाल में पूछ रहा है मूविंग एनर्जी, जो मूविंग ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी पैदा हो रहा है वो क्या एनर्जी है। तो ए ऑप्शन सही है, वो काइनेटिक एनर्जी है जो मूविंग से पैदा होता है। नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास है द एग्जांपल ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है, तो इसको सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है। तो लफ्ज़ रिन्यूएबल के मानी हैं फिर से तैयार हो जाने के हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से मुराद है कि एनर्जी के ऐसे कुदरती ज़खायर हैं जो वक्त गुजरने के साथ अपनी इस्तेमाल शुदा मकदार को बहाल करते रहते हैं, यानी कि दोबारा पैदा होते हैं, इनको खर्च करने से दोबारा पैदा होते हैं। इनकी आम मिसालें सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल है एनर्जी। तो अगर हम ऑप्शन में देखें इनमें से रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा है, तो ए पे है कोयला तो मिल रहा है कुदरती तौर पर, पहाड़ों से निकल रहा है, मगर ये जो एनर्जी देता है ये फिर ख़त्म भी हो जाता है, और नेचुरल गैस है निकल रहा है तो इसको ये जब एनर्जी प्रोवाइड करता है तो ख़त्म भी हो जाता है। नंबर डी पे अगर पेट्रोल ले लें तो यह भी इसी तरह है। तो सी पे हमारे पास आंसर है एयर, जो विंड मिल्स लगे हुए हैं इनके पंखे हवा के ज़रिए घूम रहे हैं, जो एनर्जी पैदा हो रहा है बिजली पैदा, क्योंकि हवा कभी ख़त्म नहीं होगा और इससे पैदा होने वाला जो एनर्जी है वो चलता ही रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन है सी एयर। नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास है व्हेन वर्क इज़ डन, कोई काम होता है द एनर्जी है, तो एनर्जी क्या होता है। तो ए ऑप्शन पे हमारे पास है प्रोड्यूस पैदा होता है,
बी पे हमारे पास है डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह होता है, और सी पे हमारे पास है वेस्टेड यानी कि ज़ाया हो रहा है, और डी पे हमारे पास है कन्वर्टेड फ्राम वन फ्राम इन टू अदर यानी कि एक जिस्म से दूसरे जिस्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन डी है, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में कन्वर्ट हो रहा है। वो कैसे, हम मिसाल से वाज़े करते हैं कि अगर आप कोई टायर लेके उसको धक्का दे दो तो आपका जो एनर्जी है उसी टायर में, अब फिर टायर वो चलना शुरू हो जाता है, यानी कि जो आपने एनर्जी लगाया फिर वो टायर पे कन्वर्ट हो गया और टायर अभी एनर्जी लगा के आगे जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन अ एनर्जी कन्वर्टर, यानी कि इनमें से कौन सा चीज़ है जो एनर्जी कन्वर्ट नहीं करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 4। अगर हम बी ऑप्शन को देखें, रेडियो में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर लैंप में देखें तो एनर्जी रोशनी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर फ़ैन में देखें तो एनर्जी यानी कि एयर दे रहा है, हवा में कन्वर्ट हो रहा है। तो ए ऑप्शन अगर हम देखें चेयर में कोई एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसका सही ऑप्शन है ए चेयर। नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है, एनर्जी प्रेजेंट डीप इन द अर्थ इज़ कॉल। तो पहले हमें ये सवाल गौर से देखना है कि क्या बोल रहा है। तो अर्थ का एनर्जी, अर्थ के डीप में एनर्जी का पूछ रहा है। तो पहले ए ऑप्शन पे हमारे पास सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी सूरज की एनर्जी है, सूरज की तवन्नाई है, ये अर्थ की नहीं है, ज़मीन की नहीं है। बी पे हमारे पास हाइड्रो पावर एनर्जी है। हाइड्रो यानी कि ये पानी की पावर से जो तवन्नाई पैदा हो रही है, तो ये भी ज़मीन की नहीं है। अगर डी को देखें तो बायो एनर्जी, बायो का मतलब है ज़िंदगी, ज़िंदगी का ये एनर्जी नहीं है। और सी पे हमारे पास है जियो थर्मल एनर्जी। जियो किस चीज़ को बोलते हैं? जियो ज़मीन को बोलते हैं, तो जियो थर्मल एनर्जी इसका सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है, खाली जगह है। नंबर 1 पे है द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड, काम करने की सलाहियत को डेज कहते हैं, तो इसका जवाब है एनर्जी। नंबर 2 पे हमारे पास है द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ईट हैज़, तो ईट का सबसे बड़ा ज़रिया तो सूरज है, सन। नंबर 3 पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस बाय डैश इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज की डैश की वजह से पैदा होती है, तो हरकत की वजह से पैदा होती है, इधर मोमेंट बाय द मोमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट नंबर 4 पे है एनर्जी स्टोर्ड इन फूड एज कॉल, तो खुराक में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी डैश को कहते हैं, तो कीमियाई एनर्जी को कहते हैं, कीमियाई एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहते हैं, इधर केमिकल एनर्जी होगा। नेक्स्ट नंबर 5 पे है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के नॉट बी डैश, तो कानून बकाए एनर्जी के मुताबिक एनर्जी डैश नहीं होती, तो एनर्जी पनाह नहीं होती, इधर जवाब आएगा डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 8, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। चैप्टर 9 में हमारे पास फोर्सेस एंड मशीन, फोर्सेस और मशीन के बारे में चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन को गोल दायरे में करना है। तो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ द व्हील एंड एक्सल, तो इनमें से कौन सा व्हील और एक्सल की एग्जांपल है। तो व्हील और एक्सल किस तरह होते हैं? जो एक्सल होता है वो एक रॉड है गोल, और व्हील इसका बड़ा हिस्सा होता है जो इस एक्सल में लगा होता है, वो भी गोल है। तो ए पे हमारे पास नाइफ है, नाइफ चाकू आपने देखा है, उसका जो ये रॉड होता है जो लोहे का होता है वो गोल नहीं होता है, और इसका दस्ता होता है वो भी गोल नहीं होता है, तो नाइफ नहीं है। हमारे पास बोतल है और ओपनर है, बोतल और ओपनर ये भी नहीं है। और डी पे हमारे पास जो एमर है ये तो बिल्कुल व्हील और एक्सल की तरह नहीं है।
तो हमारे पास बी में ऑप्शन है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर को अगर हम देखें तो इसमें राड नुमा एक गोल होता है लोहे का, और इसमें एक दस्ता लगा है वो भी गोल है जो पकड़ने का जगह है। तो इसका जो राड है वो एक्सल की तरह है, और वो जो दस्ता है गोल किस्म का वो व्हील की तरह है। तो इसका सही ऑप्शन बी है स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिक्स्ड पुली। तो फिक्स्ड पुली का फंक्शन क्या है, तो इसमें पहले हमें फिक्स्ड पुली का बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिक्स्ड पुली सिस्टम में एक सल किसी सहारे के साथ जुड़ा होता है, और पुली के गिर्द लिपटी हुई रस्सी एक सरे के साथ लोड बांध दिया जाता है, और दूसरे सरे पर मुखालिफ सिमत में फोर्स लगाई जाती है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो इसमें तो सी में हमारे पास है चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मुखालिफ सिमत में फोर्स लगाई जाती है, तो इस तरह फोर्स की सिमत तब्दील करके वज़न उठाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी है, फोर्स की सिमत जो तब्दील हो रही है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट नंबर 3 पे है विच पुली सिस्टम नीड लेस फोर्स टू लिफ्ट द सर्टेन लोड। लोड उठाने के लिए हमारे पास कौन सा पुली सिस्टम है जो सबसे बेहतर है, लोड उठाना आसान है उस पर। तो पुली सिस्टम में लोड उठाने का आसान तरीन सिस्टम कंपाउंड सिस्टम है। जितना भी पुली ज़्यादा होंगे उतना ही लोड उठाना आसान होगा। तो हमारे पास ऑप्शन हैं सी पे 3 हैं, अगर इससे ज़्यादा डी पे हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर उसमें 4 हैं तो 4 सही है, जितने भी ज़्यादा हैं वही सही होगा। तो हमारे पास सी में 3 हैं, इसलिए हम सी को लेते हैं सही। तो सी ऑप्शन इसका सही है। नंबर 4 पे हमारे पास है गेयर सिस्टम एज एन एडवांस शेप। आप गेयर सिस्टम किस चीज़ का एडवांस तरीका है, तो इसमें हमारे पास जो डी ऑप्शन है व्हील एंड एक्सल। पहले ज़माने में व्हील और एक्सल सिस्टम था, अभी नए जो एडवांस सिस्टम है वो गियर पे है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नंबर 5 पे हमारे पास है गेयर ऊज टीथ और इंटरलॉक विद ईच अदर। जो गेयर है उनके जो दांतान होते हैं, उनके दांत होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि जो गिरेडी होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। वो घूमते किस तरह हैं, एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में किस स्टाइल से घूमते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वो अपोजिट डायरेक्शन से घूमते हैं, मूव्स अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर वर्ड। तो सही वर्ड का इस्तेमाल करके सेंटेंस मुकम्मल करना है। ये खाली जगह है, उनका पहला हमारे पास खाली जगह है नंबर 1, स्क्रू ड्राइवर इज़ द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ द व्हील एंड डैश सिस्टम। तो पहले मैंने बताया था कि स्क्रू ड्राइवर किस चीज़ का एग्जांपल है, मिसाल है, तो व्हील और एक्सल का मिसाल है, तो इधर एक्सल होगा। नंबर 2 पे हमारे पास है टू मेक द वर्क मच ईजियर डैश पुली सिस्टम एज यूज़, यानी कि काम को आसान करने के लिए कौन सा पुली सिस्टम यूज़ होता है। तो वो एमसीक्यूज़ में भी था, जो जितना भी ज़्यादा पुली सिस्टम होगा उतना भी काम आसान होगा। तो इसमें अगर हमारे पास कंपाउंड पुली सिस्टम होगा तो हमारा काम ज़्यादा आसान होगा, तो ऑप्शन में कंपाउंड है। तो नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास है डे बाई डैश द नंबर ऑफ द पुलीज़ द अमाउंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड एज डिक्रीज। क्या करने से, पुलियों को क्या करने से हमारा जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो लोड को इनके कम करता है, डिक्रीज़ करता है लोड को। किस सिस्टम से हम लोड को डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो हम जब पुलियों को बढ़ाते हैं हमारा लोड का वज़न हमें कम लगता है। तो इसका इधर होगा बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पुलीस, इंक्रीजिंग इधर ऑप्शन होगा। तो नंबर 4 पे है द गेयर ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड डैश। जिस गियर पर फोर्स लगाई जाती है उसको डैश गियर कहलाते हैं। तो जिस गियर पर फोर्स लगाई जाती है उसको ड्राइविंग गियर कहते हैं, तो ऑप्शन में ड्राइविंग होगा। तो नंबर 5 पे हमारे पास है टू गेयर्स whose dash are interlock with each other moves in the opposite direction। तो दो गियर के कौन से चीज़ अपने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ये एमसीक्यूज़ में भी सवाल था, तो इधर थोड़ा खाली जगह में अलग है। तो इसमें जो दांताने होते हैं इनके टीथ्स होते हैं,
वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इनका जो मूविंग होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इधर हमारे पास है टीथ। हमारे पास चैप्टर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, रोशनी की खसूसियात आज हम डिस्कस करेंगे। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो सही ऑप्शन को गोल दायरे में करना है। इसका पहला एमसीक्यूज है, पासेज ऑफ लाइट रेज थ्रू सर्टेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी चीज़ से रोशनी की शुआएं गुजर जाना कहलाता है। तो किसी चीज़ से शुआओं का गुजर जाना क्या कहलाता है? इसके पास हमारे 4 ऑप्शन हैं, जिसमें हम बी से अगर शुरू कर लें तो ऑब्जर्शन में क्या होता है, जो शुआएं हैं वो किसी जिस्म में ऑब्ज़र्व होते हैं। जैसा कि अगर ब्लैक कपड़ा है वो शुआएं ऑब्ज़र्व करता है। तो हमारे सवाल में क्या पूछ रहा है, तो ये पास होता है, लाइट जो होते हैं लाइट्स रेज उससे पास हो जाते हैं। तो अगर रिफ्लेक्शन को हम देखें सी पे, तो रिफ्लेक्शन में एक जिस्म से टकरा कर वापस मुड़ जाते हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास है ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसफ़र का यानी कि पास होने का बोल रहा है। तो किसी जिस्म में किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ट्रांसमिशन कुछ शफ़ाफ़ अजसाम होते हैं, जिस्म होते हैं, उनसे रोशनी बिल्कुल आर पार हो जाता है। तो इसको कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 पे हमारे पास है, द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज़। प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज का साइज़ कितना होता है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए पे है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा होता है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उससे ज़्यादा बड़ा होता है। सी पे है इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। और डी पे है थर्ड फोर्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसके 3/4 ऐसे पे होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सी पे इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। जब एक प्लेन मिरर होता है यानी कि उस पे अगर आप अपना हाथ रख लो तो उसका जो इमेज है, इसका जो तस्वीर बन रहा है आपका हाथ का, वो बिल्कुल आपके हाथ के साइज़ का है। तो प्लेन मिरर में इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है, मैक्सिमम लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट होती है किस चीज़ में? तो ए पे हमारे पास ऑप्शन है वाइट पेपर। वाइट पेपर पे तो इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इधर ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने का बोल रहा है। अगर हम सी देखें वुडन प्लेट पर, जो लकड़ी के प्लेट हैं उस पे, तो लकड़ी के प्लेट पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और डी पे हमारे पास है ब्लैक कलर शीट, जो काले कलर के शीट्स होते हैं, तो उसमें बिल्कुल वो तो जो जज़्ब करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन है मिरर, आईना। आईना रोशनी को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने वाला चीज़ आईना है, जिससे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है, मिरर। नंबर 4 पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है, एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प अस टू सी ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल और बैरियर हैज़ कॉल। तो एक ऐसा आला जिसकी मदद से हम दीवार या रुकावट की दूसरी जानब देख सकते हैं। तो हमारे पास अगर रुकावट है उसकी दूसरी जानब देखने के लिए वो कौन सा आला यूज़ होता है? तो इसके चारों ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसमें टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप आप लोगों को पता है। और जो इसका ए ऑप्शन पे है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक लंबी ट्यूब होती है जिसके दोनों सर मुड़े हुए होते हैं। एक को आँख से लगाते हैं, इसकी पिक्चर की मदद से आप लोग देखें समझ में ज़्यादा आता है। इसको एक तरफ जो आँख में लगा होता है, इसके जो पहला मोड़ है आँख के सामने, इधर एक आईना होता है, एक ऊपरी जो हिस्से पे मुड़े हुए हिस्से पर एक आईना होता है, 45 डिग्री एंगल पर लगाए गए हैं। इसकी मदद से क्या होता है, अगर कोई टैंक है इसके अंदर कोई बंदा बैठा है तो इसके ये मुड़े हुए हिस्से में देखता है, तो दूसरी मुड़े हुए एक पहले आईने से दूसरे आईने तक बाहर की तरफ दिखाई दे सकता है। इससे जो टैंक्स होते हैं या आबदोज़ होते हैं उनसे बाहर देखने के लिए ये पेरिस्कोप यूज़ होता है। तो इसका सही ऑप्शन ए है, पेरिस्कोप। नंबर 5 पे हमारे पास एमसीक्यूज़ है, द रे ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग ऑफ द कनक्यू मिरर।
तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि कनक्यू मिरर क्या है। तो कनक्यू मिरर एक आईना होता है जो चमची नहीं है, उसके अंदरूनी देख की जैसा होता है, जो अंदर मुड़ा हुआ है। तो कनक्यू मिरर इसी तरह मेरा एक मिरर होता है। तो इसमें ये अक्सर किस चीज़ होता है, ये नज़दीक के लिए होता है। ये हमारे जो गाड़ी हैं, गाड़ियों के हेडलाइट्स और सर्च लाइट वगैरह होते हैं, इसी मिरर से बने हुए होते हैं। तो इसमें हमारा जो सवाल क्या पूछ रहा है, किसी जिस्म से आने वाली शुआएँ कनक्यू मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डू नॉट मीट एट द पॉइंट बट स्पेयर। ये किसी नुक्ते पर नहीं फैलती, लेकिन किसी नुक्ते पर नहीं मिलती लेकिन फैल जाती हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है, डू नॉट मीट एट द पॉइंट बट स्पेयर। किसी नुक्ते से नहीं मिलती हैं लेकिन फैल जाती हैं। चैप्टर 11 में हम स्टडी करेंगे इन्वेस्टिगेशन साउंड। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन को गोल दायरे में करना है। तो पहला एमसीक्यू से हम शुरू करते हैं। तो द बैक एंड फोर्थ मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, स्पीड है, वाइब्रेशन है, मूविंग अराउंड है और सर्कुलर मोशन है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, वाइब्रेशंस। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पे है द एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम हैज़। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से सराउंडिंग में मूव कर रहा है, तो मूविंग एनर्जी जो होता है वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, वो काइनेटिक एनर्जी को मूविंग एनर्जी कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास है साउंड के नॉट ट्रेवल हैंड। तो साउंड सफ़र नहीं कर सकता है किस चीज़ में, तो इसका डी ऑप्शन सही है, वैक्यूम जो होता है उसमें साउंड ट्रेवल नहीं करता है। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास है द स्पीड ऑफ साउंड हैज़ 343 मीटर पर सेकेंड है। तो किस चीज़ में 343 पर सेकेंड के हिसाब से सफ़र करता है, साउंड की स्पीड है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, एयर में। नंबर 5 पे हमारे पास है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन हेयर ट्रांसफ़र अ साउंड वेव टू द कोकलिया। तो वो कौन सा पार्ट है जो साउंड को कोकलिया तक ट्रांसफ़र करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, बोन्स ऑफ मिडल एयर। जो मिडल एयर्स में हड्डियाँ हैं वो साउंड को कोकलिया तक ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर हमारे पास 12 चैप्टर है स्पेस एंड सैटेलाइट। हमारे पास एक्सरसाइज है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन को गोल दायरे में करना है। तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द मून हैज़। मून क्या है, चांद क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जो कुदरती सैटेलाइट है ज़मीन के, मून जो है चांद। नंबर 2 पे है रशिया सेंट स्पुतनिक 1 इनटू द स्पेस। एंड स्पुतनिक 1 रूस ने स्पेस में भेजा था, तो कब भेजा था। इसका सही ऑप्शन है बी, 1957 में, 1957 को। नेक्स्ट नंबर 3 पे है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट 1 रोटेशन अराउंड द अर्थ। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो मुकम्मल करता है एक रिवोल्यूशन ज़मीन में। तो कितने दिन होगा या कितने मंथ का है। तो इसका सही ऑप्शन है 1 डे, यानी कि 24 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। नेक्स्ट नंबर 4 पे है द फर्स्ट मैन हु कंप्लीटेड 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ वाज। तो वो कौन सा पहला इंसान था जिसने ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाया था। तो वो है डी पे है, यूरी गागरिन। तो ये रशिया का है, स्पेस में गया था और ज़मीन का एक चक्कर लगाया था। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट नंबर 5 पे है द सैटेलाइट बदर 1 वाज सेंट इनटू द स्पेस बाय पाकिस्तान हैंड। तो पाकिस्तान ने कब बदर 1 को स्पेस में भेजा था, जो इसका सैटेलाइट है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, 1990 को सेंड किया था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।